नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। आज हिंदी दिवस है, इसकी सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 में इसकी शुरुआत हुई, जहां संविधान संघ ने इसका निर्णय किया कि जो हिंदी है वो हमारी संघ सरकार की राजभाषा होगी। और इसको लेकर, क्योंकि भारत के अगर हम अधिकांश हिस्सों में देखें तो हिंदी भाषा बोली जाती है, जिसके चलते सरकार ने ये फैसला किया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। और उसके बाद से ही आज यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। और हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से हम अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, किन क्षेत्रों में कौन कौन सी आज दिन भर गतिविधियां होंगी वो तमाम जानकारी आपको देते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह की हलचल देखने को मिलेगी। और चूंकि विधानसभा सत्र भी शुरू हो चुका है, विधानसभा का जो मानसून सत्र था वो कल से शुरू हो गया। हालांकि हंगामे के चलते और कहा जाए कि जो वहां का कार्यभार था, कल की जो कार्यवाही थी वो स्थगित करनी पड़ी थी। और आज फिर उसकी कहना चाहिए विधानसभा का सत्र का आज दूसरा दिन होगा और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो हम अलग अलग क्षेत्रों से सीधे संवाददाता हमारे साथ जो कि जुड़ते हैं और सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। तो हम अलग अलग क्षेत्रों में चलेंगे और अलग अलग क्षेत्र से तस्वीरें जानेंगे। और सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे और हम सीधी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां आज दिन भर की रहने वाली हैं, कौन कौन से मुद्दे आज उठने वाले हैं, किन विषयों पर चर्चा आज होगी। चलिए, और वशिष्ठ दास महंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे जान लेते हैं किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं। वशिष्ठ, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर, और आगे दिन भर की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी दिन भर की गतिविधियां होंगी सीतापुर की जो आज देखने को मिलेंगी? विशेष तौर पर मैं आपको बता दूं, सीतापुर की जो स्थिति है, कट गया जो सीतापुर अपनी की बात जारी स्थिति है जी, आज ऐसा कोई परिस्थिति निर्मित तो नहीं हुआ है आज, परंतु यहाँ की जो पुरानी समस्याएं हैं वो काफी ज्यादा उभर कर सामने आई हैं। आपको बता दूं कि अभी हम NH-3 पर खड़े हैं और यहाँ की वस्तुस्थिति आप देख ही रही हैं। यहाँ लगातार तकरीबन 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है और यहाँ की जो रोड है वो काफी ज्यादा खराब स्थिति में है। हालांकि ये कंपनी TBCL इसको बनाने के लिए लगी हुई है, समय चल रहा है, बढ़ रहा है, परंतु उनके जो काम है वो काफी धीमी गति से हो रहे हैं और जो जगह खराब है उसको जो है उनके द्वारा सही नहीं किया गया है। आप अभी सीतापुर के बाहरी क्षेत्र में आप देख रहे हैं जहां हम लोग खड़े हैं, ये 3 दिन के पानी का असर है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करके दिखाया, यहाँ जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से ये जो क्षेत्र है ये पानी की वजह से खराब हो चुका है और इससे जो सीतापुर के जो नागरिक हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको ये भी बता दूं कि इस पानी की वजह से रोड जो है काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बाहरी इलाके की नहीं, सीतापुर के अंदरूनी इलाके की भी बात करूं जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। अभी हम जर्जर आ रही है, ऊपर से बारिश हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से पीछे गाड़ियां निकल रही हैं, पानी भरा हुआ है और उसके बीच से गाड़ियां निकालने के लिए लोग मजबूर हैं। किस तरीके से निकाल रहे हैं हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। वशिष्ठ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो ये परिस्थितियां हैं रोड की वजह से आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह की समस्याएं होती रहती हैं, निरंतर लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण यहाँ की जो रोड की जो स्थिति है, जो यहाँ की जो खराब सड़कें हैं, इससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अभी की स्थिति जो 3-4 की जो लगातार बारिश आई हुई है, इससे इन रोडों को, इन रास्तों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अभी की स्थिति में आपको बता दूं कि वर्तमान में कंपनी के द्वारा यहाँ पे जो ये कंपनी रोड का जो काम कर रही है उसके द्वारा यहाँ पे मिट्टी वगैरह डालने का प्रयास किया गया था, फिर भी देख रहे हैं यहाँ की जो स्थिति है काफी ज्यादा खराब है और यहाँ पे काफी ज्यादा कीचड़ हो चुके हैं। और ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ ये यही की नहीं, सीतापुर के दूसरे छोर की भी बात करें तो वहाँ की स्थिति भी आपको यही देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से वशिष्ठ 3-4 दिनों से पानी गिर रहा आपने बताया। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों का क्या कहना है इसको लेकर? इस मामले में किसान काफी ज्यादा संतुष्ट है, क्योंकि तकरीबन जो है
एक महीने से यहाँ पे पानी का काफी ज्यादा अभाव देखने को मिल रहा था, जिससे उनको फसल को नुकसान हो रहा था। परंतु अभी जो 3-4 दिन लगातार बारिश आई हुई है, वो उनके फसल के लिए बहुत अच्छी है। सीतापुर का जो क्षेत्र है वो किसान का इलाका है। यहाँ पे सब खेती की बाड़ी के ऊपर आश्रित रहते हैं और अभी धान की फसल लगी हुई है, जिसको नितांत पानी की आवश्यकता थी। और अभी की स्थिति में मैं आपको बता दूं कि खेत में पानी आ चुका है, जिससे किसानों को काफी ज्यादा खुशी है कि खेतों में उनकी फसलों के लिए पर्याप्त पानी आ चुका है, जिससे उनकी जो फसलों को नुकसान होने की समस्या थी, उससे उनको निजात मिली है। तो वशिष्ठ, अगर हम देखें कहीं अगर किसी को परेशानी हो रही है, कहीं अगर हम देखें तो किसानों की चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी लेकर आई है ये बारिश। किसी तकनीकी कारण के चलते हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट चुका है। जल्द ही हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है कि उनसे संपर्क हो पाए और हम उनकी पूरी बात सुन पाए और उन किसानों की किस तरह की खुशी है वो जान पाए। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जो कि 5 दिनों तक चलेगा और इसको लेकर लगातार बैठक की जा रही थी सरकार की तरफ से, भाजपा की तरफ से। और जो मुद्दे होंगे, जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा, उनके जवाब किस तरीके से देने हैं, उनके सवालों का जो जवाब है वो किस तरीके से देना है, इन सभी चीजों को लेकर रणनीति बनाई जा रही थी। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो वो कहना चाहिए विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें उठाने वाले हैं और उनमें से कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो लोगों का, वहां पर जो विधानसभा में बैठे हैं विधायक, उनका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। और हमारे साथ श्याम भी जुड़ चुके हैं, तो हम श्याम से जान लेते तस्वीरें, बालाघाट से जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर हम बालाघाट की बात करें तो बालाघाट की तस्वीरें, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की आपको सारी शुभकामनाएं और दूसरा ये कि जिस तरीके से हमने देखा कि सीतापुर में बारिश हो रही है, जिसके चलते कई किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, खुशी लेकर आई है किसानों के चेहरे पर ये बारिश। अगर हम बात करें बालाघाट की तो कौन कौन सी वो तस्वीरें? जी, सबसे पहले समस्त देशवासियों को आज हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्याम सूर्यवंशी बालाघाट से। आपको बता दूं कि जैसे आज हिंदी दिवस है, वैसे पूरे हिंदुस्तान को इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो खुशी है बालाघाट में दिखाई नहीं दे रही है। जहां तक मैंने लोगों से बात, कहीं पे भी ऐसा कोई कार्यक्रम विशेष तो होना चाहिए था हिंदी को लेकर, वैसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। कॉलेज की अगर बात करें, यहाँ पे जो प्रमुख कॉलेज है शंकर त्रिवेदी कॉलेज, वहाँ पे भी किसी प्रकार का कार्यक्रम नहीं रखा गया है, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं दिवस इतना महत्वपूर्ण दिवस, और हम राष्ट्र अगर अभी वर्तमान सरकार की बात करें तो वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हिंदी दिवस जैसे दिन को अगर यहाँ से नजरअंदाज कर दिया जाता है तो यह चिंता का विषय होगा, क्योंकि हिंदी दिवस के लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्रभाषा, और इसको सम्मान देना हर किसी का अधिकार होता है। और आज के दिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहिए था, खुशियों के साथ मनाना चाहिए था, लेकिन आज वो चीज कहीं दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात अगर बता दूं, आज जैसे बारिश की बात कर रहे थे, निरंतर 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पे निरंतर बारिश हो रही है, और अगर अभी स्थिति बेकाबू नहीं है, लेकिन बारिश निरंतर हो रही है और किसानों के लिए यह लाभ है, क्योंकि यहाँ पे जो धान की खेती होती है उसके लिए पानी की जरूरत ज्यादा होती है। और ऐसी स्थिति में यदि ऐसा मौसम है तो ठीक है, लेकिन अगर अब ज्यादा बारिश हो जाएगी तो चिंता ला सकते हैं। श्याम, हम किसानों की नजर से देखें तो कहीं खुशी है, लेकिन अगर हम और लोगों की नजरों से देखें या उन आम जनता की नजर से देखें, जहां रोडों में पानी भर जाता है, जहां बस्तियों में उनके घरों में पानी भर जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफी दुखद होता है। जी, मैं बता दूं अभी नगर पालिका क्षेत्र में खड़ा हूँ, और मेरे अगर ये देखेंगे आप तो देखिए ऐसे ऐसे माहौल है, पूरे यहाँ छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं ऐसे पानी में, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता तो है, क्योंकि लेकिन बारिश का मौसम है, बारिश का होना है, और ऐसी हालात अगर इनसे निपटारा अगर नगर पालिका करे इन चीजों की तो इससे निजात पाया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, चुनाव हुआ नगर पालिका का, तो व्यवस्था को लेकर नगर पालिका पर उंगली उठाना शायद पूरी जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा समय देने की जरूरत है। अब यह है कि आने वाले समय में जो नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष है,
ऐसी जो समस्या जो काफी लंबे समय से यहाँ पे होते आई है, उसके लिए क्या करती हैं, क्या ऐसे कड़े कदम उठाती हैं? और ऐसी है कि बालाघाट में जो अतिक्रमण है अब वो दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहा है और बढ़ गया है। हम जैसे कि काफी समय से बात करते आ रहे हैं अतिक्रमण, और यहाँ पे जब भी अतिक्रमण की जो कार्रवाई की जाती है नगर पालिका के द्वारा, वो चेहरे देख करते हैं, तो चेहरे देख के करने से क्या हो जाता है कि जो गरीब हैं वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, और जो साहूकार लोग हैं, जो रसूखदार लोग हैं, उनका कोई नहीं होता। तो अब नगर पालिका जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उनकी ये सारी चीजें काफी उनके सामने चुनौतियां हैं, काफी बड़ी चुनौतियां हैं, को स्वच्छ बनाना, अतिक्रमण को हटाना, और यहाँ पे ये सारी समस्याएं बड़ी समस्याएं हैं। बिल्कुल, ये आपने कहा कि नवनिर्वाचित अभी पूरा वहां पर गठन हुआ है, जिसके अगर देखा जाए तो अव्यवस्थाओं अंबार की तस्वीरों में भी नजर आ रहा है कि आप नगर पालिका के पास ही खड़े हैं, लेकिन वहां पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, और अभी 2 दिन ही हुए हैं बारिश के, तो इस तरह की अवस्थाएं सामने देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से रसूखदार, अगर हम कहें कि मुंह देखा व्यवहार किया जाता है, गरीबों पर आक्रमण की कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो वहां पर जिस चाहे कार्रवाई उन पर कहीं ना कहीं इससे जो आम जनता है काफी नजर आती है, काफी परेशान होती है। लेकिन अब शायद ये बदलाव देने को मिले, और किस तरह की कार्रवाई होगी वो तो आने वाला समय ही बताएगा। श्याम, अगर हम स्कूल में बात करें तो हम बात करी जिस तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर, जलभराव की स्थिति को लेकर, ये तमाम जानकारी आपने दी, लेकिन अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? चूंकि 2 दिनों से पानी गिर रहा है, तो स्कूलों की क्या स्थिति? ऐसे बारिश का समय बहुत काफी कष्टदायक होता है, क्योंकि काफी स्कूल ऐसे हैं जो यहाँ पे पुराने घर हो चुके हैं, छत से पानी टपकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि ज्यादा बारिश होती है, निरंतर बारिश होती है, तो इससे चिंता का विषय तो बन जाता है, क्योंकि छोटे छोटे जो मासूम बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और इन चीजों के लड़ने के लिए वो सक्षम नहीं होते हैं, तो वो मजबूरी में उसी छत के नीचे बैठकर पढ़ाई करने मजबूर होते हैं। ये प्रशासन को चाहिए कि उनको हम क्या बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो कल बालाघाट में क्रमिक की बच्चों को दवाई खिलाई गई है कि यहाँ पे कुपोषण, बच्चों की कमजोरी काफी देखी जा रही थी, जिसको लेकर प्रशासन गंभीरता, और पूरे बालाघाट जिले में बच्चों को क्रमिक की दवाई खिलाई गई है, जिससे सेहत पर काफी अच्छा असर पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है, जिस तरीके से ये दवाइयां खिलाई जा रही हैं आंगनबाड़ी में, स्कूल में जिस तरीके से दवाइयां दी जा रही है, तो एक अच्छा पहल है। लेकिन कहीं सरकार को ये भी चाहिए कि वो अच्छे स्कूल भवन का निर्माण करें और अच्छी सुविधाएं उन बच्चों को दें, जिससे कि उनकी शिक्षा है उन्हें सही तरीके से मिल पाए। शासन की मंशा होती है कि हम अच्छी व्यवस्था दें, पैसे की कहीं कमी नहीं आती है अगर हम भवनों की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमीशन खोरी होती है, राजनीति होती है स्थानीय लेवल पर, वो कहीं ना कहीं और दखल डालती है, जिसके कारण जो गुणवत्ता के साथ भवनों का निर्माण होना चाहिए वो नहीं होता है। ऐसे ही एक स्कूल की बात करूं मैं, अभी मरम्मत का कार्य लगभग लाख रुपए का हुआ, लेकिन वहां पे भी लिपापोती करके पूरा बंटाढार कर दिया गया है। उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर का मैं बता दूं, जहां पे बच्चों के जो भवन था वो काफी जड़ था, उसको मरम्मत कराया गया, लेकिन मरम्मत भी ऐसी की जो 40 लाख रुपए की राशि कहीं कहीं ठेकेदार अधिकारियों के द्वारा डकाई गई, और लगभग 10 लाख रुपए, 11 लाख रुपए के आसपास काम करके खत्म कर दिया गया। ना मरम्मत ठीक से हुआ, ना व्यवस्था ठीक हो पाई। शाम में आपके पास हटूंगी और स्कूलों को लेकर किस तरह की स्थिति जाती है, लेकिन हम साथ आप जुड़े हैं, नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं, मनोज जुड़ चुके हैं, सॉरी मनोज साथ जुड़ चुके हैं नरसिंहपुर से। तो मनोज की ओर वहां मनोज से जान लेते हैं कि नजर वो किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं बारिश को लेकर, स्कूलों को लेकर, और आज हिंदी दिवस है उसको लेकर किस तरह का उत्साह, किस तरह के वहां पर आयोजन किए जा रहे हैं। मनोज, सबसे पहले तो हिंदी दिवस की जो है घटना, बल्कि में एक परिचय जिनके एक जो युवक ने जहर किया था, तो डॉक्टर वो निवेदन करते रहे, बैग पढ़ते रहे कि हमारे बच्चे का इलाज करिए, पर जो आरोपी की इलाज नहीं किया, यहाँ से गुहार लगाते रहे, डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे। उसके बाद जब
निजी हॉस्पिटल पहुंचे। निजी हॉस्पिटल जो है लक्ष्मीनारायण आप काफी लेट हो चुके हैं, इस कारण से इनकी मौत हो चुकी है। पर वो सब लेकर भगत सिंह के जो बंगला है वहां पर पहुंचे। भाजपा निवास के सामने घंटों तक उन्होंने फरियाद की कि कलेक्टर महोदय जी की आप जिला अस्पताल ये घटना हुई है जिससे कि हमारे बालक उनकी हो गई है, आप इस पर संज्ञान लीजिए। पर घंटों करने के बाद भी नरसिंहपुर कलेक्टर जो है बाहर नहीं आया। उसके बाद जो है वहाँ पे SDM और तहसीलदार आए तो उन्होंने उसके बाद जो है भेजा गया। कहीं मतलब ये बहुत दुखद बात है कि जो है घंटों जो है कलेक्टर के बंगले के सामने जो है युवक के परिवार अपना एक लौते बालक के लिए गुहार करा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको न्याय मिले। पर जो कलेक्टर है कि संवेदनहीन है, जो कि मां के दृष्टि से जो उनके बालक खत्म हुआ है उनसे मिलने के लिए आते, उनको आते कि हम अगर आपके साथ डॉक्टर ने इलाज नहीं किया है तो हम संबंध जो है या वो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर ये सब कोई आश्वासन या कोई कुछ नहीं दिया है जिला प्रशासन के लिए, जिससे कि उनके जो युवक के साथ हुआ है घटना जो ये मानवीयता के हिसाब से जिला कलेक्टर नरसिंहपुर को उनके बारे से मिलना चाहिए था। और दोषी डॉक्टर अगर दोषी थी तो आप देना था कि दोषी डॉक्टर के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने ये पूरा मामला बताया काफी दुखद है और कलेक्टर का बाहर ना आना ये काफी आश्चर्यचकित है, क्योंकि उन लोगों की जिम्मेदारी है कि जनता को परेशानी ना होने जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराए जाएं। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो तस्वीरें कुछ और ही निकल सकती हैं कि जनता जिन पर भरोसा जताती है, जिनके पास वो अपनी न्याय की गुहार लगाती है, जिनके पास अपनी मांग पूरी करने की पहुंचती है, लेकिन अगर वही जिम्मेदार इस तरीके का रवैया अपनाएंगे फिर जनता आखिर जाए तो कहां जाए। मैं आपके पास लौटूंगी, हमारे साथ वशिष्ठ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं सीतापुर से। वशिष्ठ, सीतापुर में जिस तरीके से आपने बताया कि बारिश होते किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, अगर हम इसकी बात करें जिस तरीके से बारिश के चलते अगर हम स्कूलों में स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं स्कूलों की से पानी नजर आता है। तो अगर सीतापुर की बात करें तो क्या इस तरह की तस्वीरें वहां पर होती है? जी, मैं आपको बता दूं जो स्कूल की स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है और यहाँ पे जो स्कूल है बहुत पुराने स्कूल है और वहाँ जो है अभी बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा पानी वगैरह टपक रहा है और काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं अभी 2 दिन पहले यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक और यहाँ के जो खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन को आए थे और एक देवगढ़ ग्राम है वहाँ पे संबोधित करते उन्होंने उनके साथ कलेक्टर साहब भी सरगुजा के उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के जो स्कूल है उसके उद्धार के लिए तकरीबन 500 करोड़ का सैंक्शन किया हुआ है और वो जानकारी दी। और यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी हैं और जो यहाँ के कलेक्टर हैं उनको सीधे निर्देश दिया है कि इस क्षेत्र के जितने भी स्कूल हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हुए जो उनकी स्कूल की कमी है जैसे भवन नहीं है या जो खराब हो चुके हैं उन सब को यथाशीघ्र सही करने के लिए कोशिश करें और उसका पुनर्निर्माण करें। तो इस तरह से सामने बातें आई हैं कि किस तरह से ये जो स्कूलों की जो दयनीय स्थिति है उसको किस तरह से सुधारा जाए, इसका दिशा निर्देश मंत्री जी के द्वारा यहाँ के कलेक्टर महोदय को दिया गया। जी, ये जो आदेश है सरकार की तरफ से तो निकाल दिए सीएम की तरफ से निकाल दिए गए, लेकिन जिन अधिकारियों के पास ये पहुंचे हैं जिन्हें ये काम करना है वो इसे गंभीरता से ले रहे हैं। जी, मैं आपको बताऊं जिस तरह से हमारे जो सरगुजा के नवनियुक्त कलेक्टर कुंदन हैं जिस तरह से वो क्षेत्र के भ्रमण पर आते हैं, हालांकि उनके साथ 1-2 बार दौरे क्षेत्र के गया हूँ, उन्होंने यहाँ के स्कूलों का भी बीच में निरीक्षण किया था, बेटला स्कूल गए थे, वहाँ की कमी बेसी वगैरह को देखा था। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो नवनिर्माण जो भवन है जिसमें कोताही बजा रही है, जो समय लगाया जा रहा है, उसको उन्होंने देखा। उनको जब उनके संज्ञान में बात आई उन्होंने तत्काल टीम गठित करके उसको निरीक्षण करने की बात कही। इस तरह से उनके जो कार्य
किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा के मामले को लेकर, बच्चों की पढ़ाई के मामले को लेकर जो उनकी गंभीरता है वो काफी देखने को मिल रही है और वो निरंतर क्षेत्र के दौरे पर आते रहते हैं। और उनकी सबसे प्राथमिकता जो होती है वो स्कूल होती है। स्कूल में जो कमियां हैं, जो कोताही बरती जा रही है, सब चीजों के ऊपर उनका ध्यान बना रहता है। जैसे वो सरगुजा का प्रभार ग्रहण किए, जब सर्वप्रथम सीतापुर आए थे तो सबसे पहले उन्होंने यही जानकारी मंगाई थी कि स्कूल की स्थिति क्या है, बच्चों का जो टीकाकरण है, टीकाकरण वो किस स्तर पर है। तो हमने जब देखा कि जो रुझान है उनका इस ओर शेष है, तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा एक अच्छी पहल इस क्षेत्र में की जाए। मैं आपको बताना चाहूंगी, अजय चौकसी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बैरागढ़ से, तो अजय से भी जान लेते हैं वहां किस तरह की तस्वीरें। अजय, आज हिंदी दिवस है, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, और किस से आयोजन किए जा रहे हैं इसको लेकर। और दूसरी बात यह कि विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो भी कल से शुरू हो चुका है। हालांकि उसकी कार्यवाही कल स्थगित कर दी गई थी कार्यवाही, लेकिन कहीं ना कहीं आज उसके क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि किस तरह का हंगामा देखने को मिल सकता है? अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कि किसी तकनीक के चलते उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तक हम बालाघाट से चलते हैं और हमसे जान लेते हैं तस्वीरें। जिस तरीके से सभा जो मानसून सत्र है शुरू हो चुका है, तो क्या इसको लेकर वहां पर भी असर देखने को मिल रहा है? अगर बात करें तो यहाँ आजाद शिक्षक संघ है वो भोपाल पहुंचे हुए हैं। जो लोग वहां नहीं पहुंच पाए हैं वो जिला और ब्लॉक स्तर पर शासन से मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन है उन्हें बहाल किया जाए। उनके जो हक अधिकार है उसकी लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है, लेकिन शासन जो है कि ध्यान नहीं दे रही है। ये काफी चिंता का विषय है। अगर शिक्षक सड़क पर आंदोलन करेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, यह भी एक सोचने का विषय हो जाएगा कि जिस काम के लिए शिक्षक को रखा गया है, अगर वो आंदोलन करने के लिए कहीं ना कहीं रोड पर रहेंगे, आधे मन से अगर वो स्कूल में जाएंगे तो क्या शिक्षा को बेहतर कर पाएंगे, यह चिंता का विषय है। और शासन को जल्दी इस पर कोई ना कोई एक संज्ञान लेना चाहिए और निर्णायक एक पहल करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो शिक्षा है इन्हें आंदोलन करने के लिए विवश ना होना पड़े। बिल्कुल, शाम से अभी बात कही कि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तो शिक्षा कैसे, उससे मुझे यह बात याद आई कि अभी 2-3 दिन हमने एक बात करी जहां एक स्कूल में शिक्षक ही मौजूद नहीं थे, हिंदी और इंग्लिश टीचर नहीं थे, और 10वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनके एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो इस तरह की पढ़ाई नहीं हो पाई है उनकी, लेकिन उन्हें एग्जाम देना है। वहां पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है कि स्कूल तो खुले हैं, भवन बने हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक ही मौजूद नहीं है जो उन्हें शिक्षा देने वाले हैं। जी, ऐसी स्थिति यहाँ पे भी देखने मिलती है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ पे अगर शिक्षकों की बात करें तो शिक्षकों की कमी, आज शासन पहले हर क्लास के एक अलग शिक्षक होते थे, हर पीरियड के अलग शिक्षक होते थे, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि भवनों के हिसाब से शिक्षक रखे जा रहे हैं। प्राइमरी में अगर प्राथमिक स्कूल की बात करें तो 2 शिक्षक होते हैं, माध्यमिक स्कूल की बात करें तो वहां पे 2 शिक्षक होते हैं। शिक्षकों की कमी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, और यह मामला बालाघाट जिले का ना होकर पूरे मध्य प्रदेश में है। जितने लोगों को अभी वेटिंग में रखा है उनको बहुत जल्दी भर्ती करवा लेना चाहिए साथियों, ताकि क्योंकि एक तो जो वेटिंग में रखे हुए हैं वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उनकी मांग पूरी हो जाएगी, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। आखिर हर किसी का भी एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो क्यों होगा आंदोलन। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और जिस तरीके से लगातार जो शिक्षक है अपनी मांग कर रहे हैं, उनकी कई मांगे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन कहीं उनकी जो मांग है पूरी नहीं की जा रही के चलते इसका असर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का जो आंदोलन है तो बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों के भविष्य पर भी असर डाल रहा है कहीं ना कहीं। तो सरकार को इस पर चिंता करने की जरूरत है।
मजबूर आप हो रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बालाघाट की राजनीति में अब मुद्दे नजर आ रहा है। यहाँ पे जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं, गौरीशंकर बिसेन जी काफी दिग्गज नेता हैं, कद्दावर हैं, और आज अपने आप को राजनीति से अलग करते हुए वो चाहते हैं कि अब उनकी जगह उनकी बेटी मौसम हरीन खेल यहाँ पे। लेकिन जो आज तक के कांग्रेस पर निशाना साधते थे, वंशवाद की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं अब वो चीज गौरी भाव में भी दिखाई देने की है, जो लोगों के लिए सोचने पर मजबूर कर रही है कि कद्दावर नेता गौरीशंकर बिसेन कांग्रेस को कहा करते थे वंशवाद, अब कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को आगे कर अभी जब नरोत्तम मिश्रा यहाँ पर आए थे तो उनको भी कुछ ऐसे तरीके से उन्होंने बात किया कि वो यहाँ काफी सुर्खियां तो रही। उनका जो वीडियो था काफी वायरल हुआ। उन्होंने शब्द बोला, इसको आशीर्वाद दे रहे कह के एक शब्द था उनका, वो कहीं ना कहीं चौंका जो मंत्री था वो सोचने में मजबूर हो गए कि ये क्या दिया इन्होंने। आज उनकी बेटी ने पाला समझा और उन्होंने समझाने की कोशिश की पापा पापा कह के, पर वो कहीं ना कहीं जो उनकी उम्र है, एज है, वो बीच में आ जाती है और अब वृद्धावस्था की ओर है तो लोग अवस्था समझकर उनको माफ भी कर देते हैं। और काफी दिग्गज नेता है इसलिए उनकी बातों पर बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं ली जाती। लेकिन आने वाला समय यहाँ के लिए रोचक होगा कि उनकी कमान उनकी बेटी शायद संभाल सकती है, लेकिन चुनाव पे सवार है। आज भी वो चाहते हैं या तो बेटी को चुनाव की टिकट मिल जाए और नहीं भी तो वो खुद चुनाव लड़ेंगे। तो अभी ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आने वाले समय पे होने वाला है। सिर्फ वो अपनी बेटी को आगे करते जा रहे हैं और आने वाले समय में वो ये सामने बोलते नजर आ रहे हैं कि आने वाला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। तस्वीरें सामने आ रही हैं और अभी आपने आक्रमण को लेकर जो जानकारी दी, इसके साथ ही अगर हम ये जानना चाहें कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको लेकर लोग परेशान हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है रिपोर्टर लाइव जो कार्यक्रम है, इस माध्यम से वो सारी परेशानियां, वो सारी हलचल क्षेत्र की दर्शकों तक पहुंचाते हैं, जहां से तस्वीरें आप लोग दिखाते हैं। आप लोग सीधी तस्वीरें जो पाते हैं सीधी दर्शक हमें देख पाते हैं। अगर हम लोगों की समस्याओं की बात करें, कौन कौन सी समस्या है, क्योंकि उनकी समस्या हम खबर भारत के माध्यम से दिखाते हैं और जो हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, उन सभी का ध्यान उस ओर आकर्षित करते हैं। बालाघाट जिले के लिए जो जन सुनवाई थी वो बकर रह गई, क्योंकि जन सुनवाई एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था कि जो लोगों की समस्या कहीं ना कहीं उससे निजात मिल जाए। एक आस लग जाती थी कि अगर मंगल आ रहा है, अगर हमारी बात प्रशासन नहीं मान रहा है तो हम जिला मुख्यालय में पहुंचकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन आज वहां पे शिकायतों का अंबार लगता नजर आ रहा है, लेकिन शिकायतें जो है कि कम का नाम नहीं ले रही है। अगर हम बात करें पूरे बालाघाट जिले से लोग मंगलवार के दिन बड़ी आस रखकर वहां पर पहुंचते हैं कि हमारी समस्या है उसका निदान पा जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। एक तो जो 81 होती थी सीएम हेल्पलाइन, उसका भी असर कहीं ना कहीं कम दिखने लगा है। जैसे जैसे समय बीतते जाए ये चीजें धुंधली पड़ती जा रही है बालाघाट जिले में। शाम मैं लौटूंगी, आपसे बात करूंगी आपसे, जब तक नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो नरेंद्र से जान लेते हैं। सरदारपुर से जुड़े हुए हैं नरेंद्र हमारे साथ। जिस तरीके से हैं कि कहीं अगर हम देखें तो जो प्रशासन है उसकी लापरवाही साफ नजर आ रही है। अगर नगर निगम की बात करें, हमने बालाघाट में जो तस्वीरें देखी, अब कबाड़ लगा अभी वहां पर कुछ बदलने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर बात करें जिस तरीके से अभी जन सुनवाई बंद हो चुकी है, जहां जनता अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचती थी कि उनकी जो समस्या का निवारण हो पाएगा, लेकिन शिकायतों तो कुछ नहीं है, का निवारण कुछ नहीं हो पा रहा है। शिकायतों का देखा जाए तो पर ढेर लगता जा रहा है। तो जब अगर वहां ही शिकायतें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आखिर जो लोग हैं जो शिकायत करता है जाए तो फिर जाए कहाँ? क्या इस तरह की स्थिति सरदारपुर में भी देख पा रहे हैं आप? जी प्रियंका जी, आपको बता सरदारपुर तहसील के एसडीएम राहुल चौहान समय पर सभी प्रशासनिक ऑफिसों में दौरा करते हैं और वो वहां पर परीक्षण कर जो भी कमी पाई जाती है उनको पूरा किया जाता है। हालांकि अगर बात की जाए साफ सफाई, अगर नगर निगम की बात की जाए, नगर पालिका की अगर बात की जाए तो पालिका में सरदार राजगढ़ में आदर्श सड़क जो बनी है उस पर पूरा गंदी का मतलब बात
है, क्योंकि वहाँ पर जो रोड बन रहा है अभी तक रोड अधूरा है। रोड पूरा नहीं होने के कारण काफी ग्रामीणों को परेशानी आ रही है। आपको बता देना चाहूंगा कि आदर्श सड़क काफी लंबे समय से बन रही है, पर अभी तक वो पूर्ण नहीं हो पाई है। ये अंदाजा लगा जा सकता है कि वहाँ पर बारिश का माहौल है, बारिश हो रही है। अगर हम बारिश की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किसानों के चेहरे पर किस तरह की खुशी, आम जनता में किस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। की बात कर ले, जिस तरीके से पानी भरा है उसको लेकर, या जो निचली बस्तियां होती हैं उसमें पानी भरा है उसको लेकर तमाम जानकारी। जी प्रियंका जी, निश्चित पर कल से यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हुआ है। काफी दिनों के बाद यहाँ पर बारिश हुई है। लंबे के बाद यहाँ पर किसान लगातार बारिश को लेकर चिंता की लकीरें थी। हालांकि कल से अभी तक बारिश अगर की जाए 12 घंटे हो चुके हैं, बारिश को रिमझिम बारिश हो रही। रात में अच्छी बारिश हुई थी। पानी की बात की जाए, जहाँ पर पिछली बस्ती है वहां पर पानी निश्चित तौर पर भरा जाता है, पर वो क्या है कि निकालने के लिए खुद ग्रामीण उनको प्रयास कर निकाल दिया जाता है। फसलों की किसान के लिए कृषि की बात है ही, और अब ये जो पानी है लगातार जिस तरीके से मौसम करवट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा रहा है, क्योंकि मौसम के बदलने से कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं। और अगर देखें हम सर्दी जुकाम के मरीज या कोई अन्य बीमारी का मरीज सामने आने लगते हैं, तो अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी, स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में यहाँ पर सरदारपुर में कल ही हमने हॉस्पिटल का दौरा किया था। वहाँ पर बहुत सारे मरीज बुखार, सर्दी, खांसी के मरीज वहाँ पर खड़े थे। और इसके बाद अगर मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम वायरल, जिसको कहते हैं वायरल बुखार, सर्दी, खांसी हो रही है सभी को। आप हमारे साथ बैरागढ़ से भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, तो अजय से जान लेते हैं। अजय, विधानसभा जो सत्र है उसका जो मानसून सत्र विधानसभा का वो शुरू हो चुका है, और कल उसकी कार्यवाही कैसे करनी पड़ी थी, और आज फिर अब उसके चालू हो जाएगा। तो किस तरह के कयास लगाए, किस तरह का हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे पहले जा रहे थे कि ये जो विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। बताना चाहूंगा, विधानसभा सत्र चल रहा है इस समय विधानसभा में कि कांग्रेस में विरोधी दल से है, जो कि लगातार कांग्रेस सरकार के जो कमलनाथ हो या सिंह या ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के ऊपर गश्त के अंदर विधानसभा में विघन हो जाता है, और बड़ी एक मानी जाएगी, जिससे कोई विरोध में खड़े है और दावेदारी ठोकते रहते हैं कई मामलों पर, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, चाहे वो गरीबी की कोई भी समस्या हो, सब समस्याओं को लेकर उनके ऊपर लगातार बिल्कुल। आज हिंदी दिवस है अजय, तो आप उसको लेकर किस तरह के आयोजन देख पा रहे हैं? दूसरी बात ये कि शिक्षकों के द्वारा कल प्रदर्शन किया जा रहा था, उन्हें बीच में रोक दिया गया है, तो शिक्षकों का भी कहना है कि अगर मांग पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन उनका जारी रहेगा। तो किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं दोनों जगह? अजय, सुन पा रहे हैं? अजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है किसी तकनीकी कारण टूट चुका है, तो हम नरसिंहपुर की ओर रुक लेते हैं, मनोज से जान लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से आज हिंदी दिवस है और पूरा देश दिवस का जो कार्यक्रम है वहां पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, अगर हम नरसिंहपुर की बात करें, पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है, तो क्या नरसिंहपुर में भी हिंदी दिवस का उत्साह को मिल रहा है? हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए आयोजन किए जा रहे हैं, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? हिंदी दिवस लोगों में काफी उमंग है, उत्साह है। आज जो हिंदी दिवस, हिंदी जो है देश की एक मातृ भाषा है, जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी, और इसके लिए जो है कहीं कहीं जगह पे छोटे
जो है वो आयोजन किए जा रहे हैं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। और हम कर रहे हैं एक दूसरे की नरसिंहपुर के करेली में, जहां पर एक रामबाग है, रामबाग एक जल शासी है जहां पर 17 परिवार जो है 25 वहां पर निवासरत है। वहां पर एक कॉलोनाइजर है जो कि कॉलोनी काट रहे हैं प्रशासन को या नगर पालिका को। सबसे पहले तो ये कि कॉलोनी काट रहे हैं, उन्हें डाइवर्सन करवाया नहीं करवाया, ये तो जानकारी है। इस संबंध में संबंधित कॉलोनाइजर को नहीं पहुंचाया जाता, जबकि प्रशासन और कॉलोनाइजर मिलकर परिवार जो वहां पर निवासरत है उनको नोटिस पहुंचा रहे हैं कि आप इस जगह को खाली करिए, आप खाली नहीं देंगे तो इन मकानों को तोड़वा देंगे। और जो 25 परिवार जो है लगातार नरसिंहपुर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, के माध्यम से लगा रहे हैं कि हम यहाँ पर 25 वर्षों से निवासरत हैं। और ये अगर शासन को अगर जमीन की जरूरत है या कुछ भी है तो शासन हमसे खाली करो। एक कानून के कहने पर इस जमीन पर जो है भूमि पर हमको यहाँ से हटाया जा रहा है, हम लोग बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। 25 वर्ष यहाँ पर निवासरत है और यहाँ पर जो गरीब परिवार है जो कि से परेशान है, जिससे वो बोल रहे हैं उनका खाना पीना और रहना वहाँ पर दुबार हो चुका है। जो रामनारायण सोनी जो है वो लगातार कहीं न कहीं गुंडागर्दी या फिर प्रशासन मिली भगत के चलते 25 परिवारों को लगातार परेशान कर रहे हैं। और सास की भूमि है, हालांकि सास के पास में उनकी भूमि लगी हुई है, बाकी भूमि लगी हुई है, तो उनकी भूमि को जो भी कॉलोनी जो भूमि से सास की भूमि मिली है तो उस भूमि को कर प्लाट काटना चाहते हैं। और बीच में आपको रुकना चाहूंगी, वशिष्ठ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वशिष्ठ से जान लेते हैं वशिष्ठ कौन सी गतिविधियां होंगी जो आज देखने को मिलेंगी। सीतापुर में विशेष तौर पर आज जो दिवस है इसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम है और जो समस्याएं हैं वो तो बनी हुई है। आपको मैं रोड की समस्याओं से अवगत गाँव की जिस लोग यहाँ पे गुजर रहे हैं और प्रशासन इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता है ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि इस बात को तो लेकर कई बार इसको कहा जाएगा। हर बार दो शब्द आते हैं कि बहुत को तैयार कर दिया जाएगा, हालांकि समय बीत चुका है इसको निर्माण में, परंतु अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो धीरे धीरे इनका काम चल रहा है। सीतापुर से एक डाइवर्ट मार्ग जो बनना था रिंग रोड, वो अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। पूरे जो भारी वाहन है सीतापुर के अंदर से गुजर रहे हैं, जिससे रोड की और खराब होती जा रही है। शहर के रोड की स्थिति बरसात में तो खराब हुई है, भारी वाहनों के प्रवेश की वजह से और ज्यादा खराब हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ये कब तक इसका पूर्ण करते हैं ताकि इन समस्याओं से सीतापुर क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्र के जो नागरिक है इससे समस्या से निजात पाए। जिस तरीके से लगातार करोड़ों रुपए सरकार इन सड़कों के नाम पर की अच्छी सड़क बनवाई जा सके, अच्छी सड़क की व्यवस्था की जा सके और जिम्मेदारों को उसकी जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है, लेकिन इसकी जमीन हकीकत और ही नजर आती है। हालांकि खबर भारत के माध्यम से उन जिम्मेदारों तक मामले को संज्ञान में ले जाने का काम करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, तो शायद इस कार्यक्रम के माध्यम से उन जिम्मेदारों तक इसकी बात पहुंच पाए और इस पर जल्द से जल्द काम शुरू पाए। नरेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो इनसे जान लेते हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से सड़कों की बात कर रहे थे, आपने देखा कि वशिष्ठ हमें बता रहे थे वहां पर सड़कों की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर किस स्थिति? जी प्रियंका जी, सड़कों की अगर स्थिति की अगर बात की जाए, लावरिया से चिराग मार्ग है वो काफी खराब हो चुका है। हालांकि अगर बात की जाए तो सड़कों की क्षेत्र भी काफी खराब होती है पानी से। हालांकि अगर बात की जाए सड़कों में कोई सुधार जरूर हुआ है, कई जगह आज भी सड़कें ऐसी ही हुई है। प्रियंका जी बिल्कुल नरेंद्र, मैं ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन अगर उसकी जमीनी हकीकत हम जानने की कोशिश करें तो वो काम जो अधूरा काम पूरा नहीं हो पाता। आखिर कहाँ ऐसी चूक रह जाती है कि वो काम जस का तस रहता है, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है, सरकार कुछ और ही दावे करती है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो उस पर
कुछ अमल नहीं करते हैं और जिसके चलते सड़कों की हालत आज बनी है, आज भी उन सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। जी प्रियंका जी, निश्चित तौर पर अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर इसको समय पर अगर इसका दौरा करते हैं, अगर कुछ भी कार्रवाई अगर उन ठेकेदारों पर करते जो कार्य समय पर पूर्ण नहीं करते, निश्चित तौर पर सभी सड़कें सही हो जाती है। पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, इसके कारण यहाँ पर कोई ठेकेदार ध्यान नहीं देता। इसकी स्थिति नरेंद्र, अगर हम बात करें पूरे प्रदेश में और जगह जगह देखने को मिलती है, जहां पर अगर हम सड़कों की बात करें तो बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं और कई जगह सड़कों की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, बड़े बड़े हादसों को आमंत्रित करते नजर आती है ये सड़कें। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जिसका तस बैठा हुआ है, मौन धारण किए हुए है, लेकिन उनकी जो नींद है वो खुल नहीं पा रही है और कहीं न कहीं किसी बड़े हादसे का इंतजार करता नजर आता है प्रशासन। जी निश्चित तौर पर प्रियंका जी, प्रशासन अगर निश्चित तौर पर समय पर अगर सभी चीजों को अगर मुआयना करके अगर किया जाता है तो ये सड़कें बिल्कुल सही हो सकती हैं। हालांकि करोड़ों रुपए खर्च कर टेंडर डलवा कर वो प्रक्रिया करके कर देती है, पर कहीं प्रशासन अगर इसको अगर ध्यान दिया जाए, अगर प्रशासनिक अधिकारी इसको ध्यान दिया जाए तो कहीं पूरी हो सकती है। बहुत सारी सड़कें अभी भी अधूरी है। प्रदेश के मुखिया की बात करें तो लगातार वो सक्रिय रहते हैं, काफी संवेदनशील हैं। हम छत्तीसगढ़ की बात करें, सीएम भूपेश बघेल की बात करें, या फिर हम मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें, लगातार संवेदनशील हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो जो योजनाएं निकाली जाती हैं, वो जो पैसे निकाले जाते हैं सड़कों के नाम पर, स्कूलों के नाम पर, गोवंश के नाम पर, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। अगर हम देखें तो सिर्फ कागजों में ही जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाता, ऐसा क्यों आखिर? जी प्रियंका जी, यह प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी लगातार मॉनिटरिंग बैठक के माध्यम से करते हैं। कई अधिकारी को मजबूर भी करते हैं कि यह काम करना है। हालांकि अगर बात की जाए सड़कों की तो सड़कें निश्चित तौर पर खराब है। अगर गोवंश की अगर बात की जाए तो अभी सरदारपुर तहसील में लंपी वायरस एक गोवंश गायों में फैल रहा है। उसको लेकर हालांकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी गौशाला गायें अंदर या बाहर नहीं जाएगी। अगर सरदारपुर की अगर बात की जाए तो 10 गायों में लंपी वायरस पाया गया है। लंपी वायरस को लेकर यहाँ के डॉक्टर चिकित्सक जो है वो लगातार उसको स्वास्थ्य करने के लिए तैयार है, परंतु यहाँ अगर उसको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है, गायों को भी। नरेंद्र, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बालाघाट से तस्वीरें देख लेते हैं। श्याम, जिस तरीके से नरेंद्र ने हमें बताया कि गोवंश को लेकर सरकार लगातार कदम उठा रही है, लंपी वायरस काफी तेजी से फैल रहा है गायों में, और जिस तरीके से कहा जाता है कि गौ माता होती है, उनकी हिंदू अगर हम देखें तो उनकी जाती है, पूजनी होती है। लगातार कई संगठन ऐसे हैं जो उन्हें बचाने के लिए, उनकी जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, इस लंपी वायरस ने इनकी स्थिति, इनकी चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिस तरीके से लगातार इन चपेट में आएगा। हालांकि ये जो प्रकोप है बालाघाट में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गौ की बात किए हैं तो यहाँ पे भी गौशाला तो शासन के द्वारा काफी बनाए गए हैं, बड़े स्तर पर बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे भी जो रख रखाव होना चाहिए था, जो सेवा होनी चाहिए थी गौ की, गौ माता की, वो सेवा नहीं हो पा रही है। उनकी हालत आज बद से बदतर है। अगर वो बात करें कि खुले में दिखाई देते, वैसे आज वो कैद के रूप में कैदी बनकर रह गए गौशाला में। वहां पे व्यवस्थाओं पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर उनके जिम्मेदार की बात करूं, चाहे कलेक्टर हो, एसडीएम हो, पर समय समय पर वहां पे जाकर उनकी व्यवस्थाओं का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि ये वहां के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन ये लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं। जब किसी तरीके से उस बात को सामने लाके तब जाके संज्ञान लिया जाता है, लेकिन ये हर समय संभव नहीं हो पाता। आखिर उसे एक अच्छा जीवन देने का जो प्रयास शासन के द्वारा किया गया है कि गौशाला बनाकर वहां पे एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, कि समूह को दिया गया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं फैल नजर आ रहा है। और आज भी गौशाला की हालत यहाँ पे बद से बदतर है बालाघाट जिले में। श्याम, विशिष्ट और मनोज, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जो तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई अलग क्षेत्रों से, वहां पर समर्थन है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जो दिन भर आज
बने रहेंगे। वो तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं अलग अलग क्षेत्र से। खबर भारत का एक खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव, जिसके माध्यम से हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर लोगों को किस तरह की समस्याएं हैं, राजनीतिक हलचल किस तरह की रहने वाली है और किस तरह से योजनाएं निकाली जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन उसकी हकीकत क्या है, कितना कार्य उस पर किया जा रहा है, ये तमाम तस्वीरें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते हैं। इसमें दर्शक वो तस्वीरें देख पाते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से वो अधिकारी, वो जिम्मेदार भी इससे उनके भी संज्ञान में इस मामले को हम लेकर आते हैं ताकि उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।